प्रेयर बताइए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया चलिए बढ़िया। क्लास स्टार्ट करवाइए। कौन करवा रहा है आज की प्रेयर? मैं वेट कर रही हूँ। आप करवा रही हैं? चलिए आप ही करवाइए सरोज जी। चलिए करवाइए। आजकल स्टूडेंट्स कम हो गए सीधे हमारी क्लास में, है ना? सीधे होके बैठ जाए सभी लोग। चलिए अपनी पहले 3 बार ओम का उच्चारण करें, फिर गायत्री मंत्र का जप करें। ॐ भूर्भुवस्सुः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप अपनी हथेलियों को रब करें। धीरे से आंखों पे रखें और अपनी आंखें धीरे धीरे खोलें। नमस्ते। नमस्ते, सभी को प्रणाम। आज बहुत सारी किताबें लेके आई हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, ठीक है? पढ़िए उनको, अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। और नेम्स तो भेज ही दूंगी, बट मैं दिखा देना चाह रही थी एक बार आप लोगों को बुक्स। तो मैं बहुत सारी तरीके की रखती हूँ, कुछ आपको दिखा रही हूँ। उसमें सब कुछ है, मतलब सारी ही, केवल गायनी नहीं, सारी ही थेरेपीज वगैरह हैं। एक तो यह है, ये डॉक्टर HK की, दिख रही है ना सबको? जी मैम, दिख रही है। नेचर क्योर, ठीक है। इसमें बहुत अच्छे से, बहुत सिंपल लैंग्वेज में डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। नेशनल बेस्ट सेलर बुक है ये, देखिए, ठीक है। क्लियर है ना? Amazon पे इजीली अवेलेबल है ये, ठीक है। नेक्स्ट है ये सीक्रेट ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगा। ये डॉक्टर ब्रिजभूषण की है और इनकी सारी ना अलग अलग बुक्स भी हैं। एक कॉम्बो भी बनाया उन्होंने नेचुरोपैथी के ऊपर, जिसमें उन्होंने चाइल्ड हेल्थ के लिए अलग, और ये हमारे फीमेल के लिए अलग, डायबिटीज के लिए अलग, अस्थमा के लिए अलग, हाइपरटेंशन के लिए अलग, उन्होंने एक कॉम्बो भी बनाया 12 बुक्स का। वो भी इजीली अवेलेबल है। इस बुक के पीछे सारा ही उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है बाकी की बुक्स का भी, ठीक है। तो आप लोग ये बुक्स इजीली खरीद सकते हैं, कहीं भी आपको मिल जाएंगी। और ये हिंदी में है। जो दिखाए पहले वाला बुक, फर्स्ट वाला, हाँ, वापस दिखाऊं? जो दिखाए उसका मतलब ऑथर का नाम क्या है? उसका ऑथर का नाम है डॉक्टर HK भाकरू। थैंक यू मैम, थैंक यू। ठीक है। एक जो सबसे मेरी फेवरेट बुक है, फेवरेट आई मीन फेवरेट, ये बुक है। ये पूरी फिजिकल है। इसके अंदर एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर, योगा, मड थेरेपी, हाइड्रोथेरेपी, सब कुछ है कि इसके अंदर क्या देना है, डाइट क्या देनी है, टेस्ट करवाने, डायग्नोज क्या करना है, साइन सिम्टम्स क्या है। इतना अच्छा डिस्क्रिप्शन इनमें से किसी बुक की नहीं है, बुक के अंदर नहीं है। इसमें बहुत इजी और आसान वे में समझा रखा है, इस बुक में और इस बुक में, मतलब बहुत इजी है। तो पहले इन बुक्स को पढ़ना आप, इन बुक्स को पढ़ने से आपकी नॉलेज बढ़ेगी, ठीक है। उसके बाद में इस बुक पे जाना जब आप ट्रीटमेंट वे पे जाते हैं, ठीक है ना। ये ट्रीटमेंट के लिए बेस्ट है, बहुत अच्छे अच्छे, और सब जगह से रेफरेंसेस ले करके
प्रूवन है इसके टेस्ट, इसके जो थेरेपीज हैं, इसका जो हम कह रहे हैं कि अपना जो ट्रीटमेंट पार्ट है वो बहुत अच्छा है और बहुत ही बढ़िया। इसके अंदर सब चीज को इतना अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है, इतना बड़ा बड़ा, इतना बढ़िया बढ़िया, क्या ट्रीटमेंट देना है, क्या इसमें न्यूरोथेरेपी होगी, क्या नेचुरोपैथी इसके अंदर होगी, क्या एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर होगा, योगा थेरेपी क्या है, सब थेरेपी, मसाज, इवन मसाजेस वगैरह के बारे में भी डिस्क्राइब कर रखा है कि कौन सी मसाज होनी चाहिए, किस चीज से होनी चाहिए, कौन सा ऑयल लगाने के लिए देना है। हर चीज इतनी बढ़िया तरह के तरीके से वेल डिफाइंड है कि मैं अगर कभी फ्री होती हूँ ना तो बस बैठ के मैं ये काम करती हूँ, पढ़ाई करती हूँ, हमेशा अंडरलाइन करती हूँ और उनको याद रखने के लिए आप सब लोग भी पढ़िए थोड़ा ना, पढ़ना बहुत जरूरी, क्योंकि बिना पढ़े तो काम होता नहीं है ना। तो ये बहुत अच्छी बुक्स हैं, जो रेफरेंसेस भी इनमें बहुत अच्छे हैं। बहुत सारी बुक्स से रेफरेंसेस लेके इन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया है, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि पढ़ना बहुत जरूरी है। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं ना तब तक आप जान नहीं पाओगे कि एक्चुअली में क्या प्रॉब्लम होती है। साइंस सिम्टम्स वगैरह आप जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार ज्यादा आपको याद रहेगा कि हाँ इसमें ऐसा है, क्योंकि बहुत सारी चीजों में सेम भी होते हैं और हम समझ नहीं पाते हैं। तो डिफ्रेंशिएट करना इज द मस्ट। अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना आ गया तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होने वाली है, पर डिफ्रेंशिएट करना भी तो सीखना पड़ेगा ना आपको। और वो सारी चीजें आप अपनी आंख ना खुली रखना, आपकी एक हैबिट हो जाएगी कि जब भी आप किसी को देखोगे ना तो आप उसके फेस को रीड करोगे, उसकी बॉडी को रीड करोगे, उसकी बॉडी लैंग्वेज को रीड करोगे। जब ये सारी चीजों की रीडिंग लोगे ना तो बिना उससे पूछे बिना आप जान पाओगे कि इसको ये हो रहा है। और बैठ के है ना फिर आप अपने मन में सोचोगे हाँ हाँ ऐसा है क्या, ऐसा है क्या। और अगर वो आपका जानने वाला बंदा है या कुछ भी है जिसको आप जानते हैं, अगर उसको जानते हैं थोड़ा बहुत भी, या उससे किसी भी तरीके से आपका इंटरेक्शन स्टार्ट होता है, तो फिर उससे बात करेंगे तो फिर उसको डिस्क्राइब कीजिए कि आपको ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। फिर देखो वो तो आपका फैन ही हो जाएगा कि इसने तो बताया ही नहीं कि उसको क्या प्रॉब्लम है और आप बता रहे हो कि उसको क्या प्रॉब्लम है ना। तो ये जब सब चीजें ना सीखने के लिए होती हैं कि आप सीखिए, सीखना बहुत जरूरी है इसके अंदर ना। अब हमने जो कल पढ़ा था, हमने पढ़ लिया था अपना कैंसर पढ़ा था ना हमने, जी कैंसर को डिस्क्राइब कर लिया था। अब हमारा था गर्भ गिर जाना था हमारा, है ना। तो इसके बारे में वैसे तो हम थोड़ा बहुत सभी लोग जानते हैं, पर इस थोड़े बहुत को जानने से कोई मतलब नहीं है। आप जब इस बुक में जाएंगे और पढ़ेंगे तो आपको एक एक चीज जो भी मैंने पढ़ाई है ना, उनमें से बहुत सारी चीजें जैसे मैं समझा रही थी तो आपको समझ में आएगा कि मैं कहाँ से लेके आई हूँ सब चीजों को समझाने के लिए। क्योंकि मैं इन बुक को जब पढ़ती रहती हूँ तो धीरे धीरे ये सारी चीजें हमें क्या हो जाती है, कंठस्थ जैसी याद हो जाती है एकदम माइंड में ना। तो जैसे ही हम उस चीज को देखते हैं या बोलते हैं या उसके बारे में सोचते हैं तो हमें वो सारी चीजें क्या आती है, लाइन्स एकदम से याद आ जाती हैं कि क्या था क्या नहीं था। तो वो चीजें पढ़ ये करने के लिए ना आप लोगों को इस लेवल की पढ़ाई करनी पड़ेगी। केवल इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि ज्ञान एक ऐसी चीज है जो अथाह भंडार है। आप हर दिन उसको बढ़ा सकते हो अपनी लाइफ के अंदर, क्योंकि जितना आपने बढ़ाया उतना आपके लिए और बेटर होता जाएगा वो। चलिए अब हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। गर्भ गिर जाने में पढ़ेंगे हम। अभी हमने उस दिन पढ़ लिया था कैंसर वगैरह का कारण, और उसके आगे का भी एक और टॉपिक था कुछ, वो भी पढ़ लिया था। गर्भाशय जब अपने स्थान से हिल जाता है, इस बारे में भी पढ़ लिया था, है ना। गर्भ संबंधी दूसरे रोग भी पढ़े थे। तो आज गर्भ गिर जाना मतलब मीन्स क्या हो गया, एबॉर्शन। किसी भी तरीके से एबॉर्ट हो जाता है, मिसकरेज हो जाता है, मिसकैरेजेस जो होते हैं, अगर ये सारी चीजें हो रही हैं तो हम उसको किस तरीके से पढ़ेंगे। अब कारण क्या है, गर्भाशय में संचित विजातीय द्रव्य की गर्मी और असहनीय प्रदाह के कारण गर्भाशय में तनाव और अतिरिक्त गर्मी का बढ़ जाना इस रोग का प्रधान कारण है। ठीक है, इस प्रधान कारण के निम्नलिखित कुछ अन्य कारण जलती आग में घृत का काम करते हैं। मतलब मेन कारण तो क्या हो गया, विजातीय द्रव्य। अब विजातीय द्रव्य आप देख लो हर बीमारी के अंदर है, हर बीमारी के अंदर मीन्स टॉक्सिन्स।
तो सबसे पहला हमारा क्या काम है? डिटॉक्स करना बॉडी को। तो नेचुरोपैथी करती क्या है? डिटॉक्स ही तो करती है हमारी बॉडी को। तो हमें मेन फोकस क्या है? ये जो हम मसाज थेरेपी, मड थेरेपी, हाइड्रोथेरेपीज, ये सारी थेरेपी करते हैं, हम जो डाइट देते हैं, हम जो उपवास चिकित्सा करवाते हैं, हम जो कलर थेरेपी करवाते हैं, इन सबका उद्देश्य क्या है? उन सबका उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि हमें पूरी बॉडी के टॉक्सिन्स रिमूव करने हैं। और ये जो स्पेशलाइज हम जगह जगह की अलग अलग जगह की अलग अलग मड थेरेपी, अलग अलग तरीके की मसाज, अलग अलग तरीके की पट्टी करते हैं, वो क्यों करते हैं? कि उस जगह के टॉक्सिन्स को रिमूव करने के लिए। तो उस जगह के टॉक्सिन्स को रिमूव कर देंगे तो वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अब यहाँ पे मेन कारण एक तो प्रदाह बता दिया है, दूसरा विजातीय द्रव्य जब गर्भाशय में संचित हो जाते हैं, तो ये इसका मेन कारण है। और उसके अंदर घी, आग में घी का काम कौन से और कारण करते हैं वो देखो, पढ़ते हैं अभी हम। त्रास, भावावेश, भय, चिंता आदि मानसिक उत्तेजना, कमर बांधना और कसकर साड़ी आदि पहनना, उपदंश, श्वेत प्रदर आदि जननेंद्रिय संबंधी रोग, रक्त दोष, अधिक सहवास, गर्भावस्था के प्रारंभिक महीनों में सहवास, मिथ्या आहार, अधिक भोजन, नशीली वस्तुओं का सेवन, किसी प्रकार का आघात, चोट लगना, फिसल पड़ना, उछलना कूदना, सीढ़ियां ज्यादा चढ़ना, भारी चीजें उठाना, दुर्बल गर्भाशय, रक्त अल्पता, दूषित और शक्तिहीन वीर्य, कब्ज, चेचक, खसरा, दस्त, यक्षमा, शीत ज्वर, अस्वच्छता, अस्वास्थ्यकर स्थान में वास, जानबूझकर गर्भ गिराने की कोशिश करना, निर्बलता की दशा में अधिक परिश्रम या व्यायाम करना, सीने की मशीन, मतलब सीने की मतलब सिलाई की मशीन के बारे में बात करें, पैरों से चलाना, मोटर आदि में दूर तक सफर करना, पेशाब रोकना, पखाना रोकना, पेट में बच्चे का मर जाना, ये कारण है आग में घी डालने के। तो देखो, सबसे पहले त्रास, भयावेश, भय, चिंता आदि, ये सब क्या हो गए? इमोशनल डिसऑर्डर्स। अब इमोशनल, जब आप अपने आप को इमोशनली कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो बहुत सारी बीमारियां ऑलरेडी आ जाएंगी, क्योंकि अलग तरीके के हार्मोन्स जो होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। कार्टिसोल वगैरह जो होंगे, जब वो एक्टिवेट हो जाएंगे और आपके बाकी के अच्छे हार्मोन्स नहीं एक्टिवेट होंगे, नहीं रिलीज होंगे, तो क्या होगा कि जो एक्चुअल हार्मोन चाहिए प्रेगनेंसी के लिए वो नहीं रहेंगे, वो इंडिकेट नहीं कर पाएगा हमारे अच्छे हार्मोन्स वहां जाकर के क्या बोलते हैं उसको, नॉक नॉक नहीं करेंगे कि भाई ये वाला हार्मोन रिलीज करना है। तो ये वाला जब हार्मोन रिलीज नहीं होगा तो भी ये सारी सिचुएशन ऑकर हो जाती हैं। अब देखो, इसमें कहा है कमर बांधना या कसकर साड़ी पहनना। अब साड़ी तो पहनते थे पहले के जमाने में, आजकल क्या पहनते हैं? जीन्स। अब जो हम जीन्स पहनते हैं सब लड़कियां वगैरह, टाइट पजामाज, टाइट फिटिंग वाले जितने कपड़े हैं, साड़ी को छोड़ो, कमर से नीचे टाइट फिटिंग के जितने कपड़े हैं वो सब इस चीज को बढ़ाते हैं। ठीक है, एक्सेसिव प्रेशर क्रिएट होता है उस जगह पे, और जो खून का सर्कुलेशन है वो रुक जाता है, ब्लड सर्कुलेशन। तो आप सोचिए कि खुद ही हम अपने आप के लिए ये सारी चीजें ऑकर कर रहे हैं। एक और चीज इसके अंदर मेंशन नहीं, वो हाई हील्स जो पहनना होता है। हाई हील्स पहनने से भी बार बार मिसकरेजेस और एबॉर्शंस के केसेस सामने आते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे ही प्रेग्नेंट होते हैं तो डॉक्टर क्या बोलती है? हील्स नहीं पहनना, फ्लैट्स पहनने हैं आपको। तो रीजन क्या है? कि आपका पॉस्चर ही चेंज हो जाता है हील पहनने से। आप इतना इतना ऊंचा बढ़ जा रहे हो, 6-6 इंच, 8-8 इंच, 12-12 इंचेस की हील्स पहन रही है लड़कियां, लेडीज। तो फिर क्या कर रहे हैं? एक छोटा सा चीज जिसको कि आप अपने आप को बहुत सुंदर दिखाने के चक्कर में इतना हाई हील पहन ले रहे हैं। तो एक बात बताइए कि ये तो आप खुद अंदर से इतने क्या है, इनसिक्योर हैं कि आप अपने आप को खुद ही सहन नहीं कर पा रहे हैं कि आपको भगवान ने कैसा बनाया या आपकी बॉडी कैसी है। उसको चेंज करने के लिए आप एक आर्टिफिशियल चीज को यूज कर रहे हैं जिससे आपकी बॉडी हार्म हो रही है। तो आप कितनी बेवकूफी कर रहे हैं? सबसे पहले तो अपने खुद को एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ, हम ऐसे ही हैं, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए हमारी। ठीक है, फिर सेकेंडली कि जो चीज हार्मफुल है थोड़ी बहुत पहनना है, इज ए अनदर थिंग कि थोड़ी बहुत पहन सकते हो आप, हमेशा में नहीं पहननी चाहिए, डेली वेयर में नहीं पहननी चाहिए। मैं तो कहती हूँ 2 इंच से ज्यादा कभी हील ही नहीं पहननी चाहिए। 1-2 इंच भी बहुत ज्यादा हो जाता है हमारे उसके लिए, पर वो भी चलो नॉर्मल है। 6 इंच, 5 इंच, 7 इंच हर समय पहनना, पिन हील्स पहनना, 12-12 इंच, 8-8, 10-10 इंच की हील पहनना, साड़ी के नीचे हाई हील्स पहनना, फिर गिरते हैं, चोट लगती है, गर्भाशय को आघात होता है, टेढ़ा हो जाता है, मुंह खिसक जाता है, उलट जाता है। तो ये सारे की रीजंस फिर इसलिए रेस्पॉन्सिबल हो जाते हैं मिसकरेजेस के। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए जिसमें बार बार बताया हुआ है। जननेंद्रिय संबंधी रोग भी
हो जाते हैं। तो अगर वो हो रहे हैं तो मिसकरेजेस होंगे। रक्तहीनता भी अगर है, रक्त के भी दोष हैं अगर आपके अंदर तो भी प्रॉब्लम होगी। खून की कमी है तो भी प्रॉब्लम होगी। अधिक सहवास अगर आप कर रहे हो तो भी प्रॉब्लम होगी। और फर्स्ट जो ट्राइमेस्टर होता है, पहले के 3 महीने, उसमें नहीं करना चाहिए सहवास आपको। उससे क्या होता है कि अगर यूट्रस का मुंह ओपन हो गया तो फिर एबॉर्शन का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है। और है नशीली वस्तुओं का सेवन, उससे भी उत्तेजक, वो भी उत्तेजक होती हैं। और नशे के अंदर ये सारी चीजें गलत, मतलब कि वो गलत हमारे यूट्रस को क्या बोलते हैं, सिग्नल्स मिलते हैं। ठीक है। उससे भी मिसकरेजेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। और चोट वगैरह का तो मैंने आपको बता ही दिया। और अगर वीर्य भी शक्तिहीन होता है तो भी मिसकरेजेस के चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है। कब्ज आपको रहेगी तो भी हो जाएगा, क्योंकि कब्ज में आप हमें कॉन्स्टिपेशन में कितना प्रेशर क्रिएट करते हैं हम लोग। तो वो प्रेशर, जब एक्सेसिव प्रेशर होगा तो उससे भी ये गर्भ जो है वो गिर जाता है, निर्बलता के कारण भी हो जाता है। और अगर दस्त भी हो जाएंगे तो भी, पैरों से मशीन चलाएंगे, एक्सेसिव पैर की हरकतें हो रही हैं तो भी, शक्ति कम है, व्यायाम ज्यादा कर रहे हैं तो भी, ये सारी चीजें हैं कि बहुत ज्यादा प्रेगनेंसी के टाइम में ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि इन सब चीजों को फॉलो करिए ताकि स्वस्थ माँ भी स्वस्थ और बच्चा भी स्वस्थ पैदा हो। गर्भपात या गर्भस्राव की आशंका होने पर रोगिणी को किसी साफ या हवादार कमरे में पूर्ण आराम के लिए एक चारपाई पर लिटा देना चाहिए। सिरहाने से कुछ ऊंचा हो, पायताना हमेशा। अगर लगता है कि इस तरीके से कुछ प्रॉब्लम हो गई है और कोई भी हल्का फुल्का डिस्चार्ज है, हल्का फुल्का नोट करना, हल्का फुल्का डिस्चार्ज है तो ये काम कर सकता है। अगर ज्यादा डिस्चार्ज होने लगा है या ब्लीडिंग होने लगी या क्लॉट्स आने लगे या वाइट भी अगर आने लगे तो फिर ये चीज काम नहीं करेगी। जब हल्का फुल्का कोई स्त्राव है या कुछ चोट लग गई है, थोड़ा बहुत गिर गए हैं, तो आप क्या करें, तुरंत उसको सिरहाने से लिटा दें। हल्की सी चारपाई, बेड्स होते हैं आजकल, तो आप उस पर फ्लैट पे लिटाइए। पैर ऊंचे होने चाहिए, सर नीचा होना चाहिए हमेशा। कमरे का वातावरण शांत होना चाहिए। ठीक है। उसको भी काम करवाओ कि भाई शांत हो जाओ आप, जो भी कुछ है देखा जाएगा। आप सारे कंडीशंस देखे अच्छे से। और वहां पर कोई भी ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जिससे उसके मानसिक उत्तेजना बढ़ जाए। तो इसीलिए कह रही हूँ कि काम करना चाहिए पेशेंट को और खुद भी। पखाना पेशाब चारपाई पर बेड पैन में करवाना चाहिए। अब अगर कोई स्त्राव हो रहा है या चोट लग गई है, उससे स्त्राव होने लगा, तो अगर वो वॉशरूम में जाएंगे तो फिर गर्भपात होने के बहुत ज्यादा आशंका है। उसे बेड पैन में ही करवाना चाहिए। ठीक है। चिकित्सा क्या है, यदि रोहिणी कुछ खाना चाहे तो उसे फलों का जूस, उबली हुई साग सब्जी देनी है, सूप भी दे सकते हैं। और बार्ली का पानी क्या होता है, जौ का पानी। ठीक है। जौ के पानी में थोड़ा दूध मिलाकर भी पिलाया जा सकता है, क्योंकि जौ बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। इसके अतिरिक्त उसे कोई चीज नहीं खिलानी है। ठीक है। पेड़ों पर गीले कपड़े की ठंडी पट्टी या गीली मिट्टी की पट्टी ऊपर से बनी ऊनी कपड़ा लपेटकर 3-3 घंटे आधा आधा घंटे के लिए रखनी चाहिए। ठीक है। 3-3 घंटे के अंदर, हर 3 घंटे के बाद आधा आधा घंटे के लिए रखनी है। गीली होनी चाहिए ठंडी पट्टी या फिर मिट्टी की गीली पट्टी, और उसको ऊनी कपड़े से ऊपर से ढक दीजिए ताकि वो गीलापन और ठंडापन बना रहे। और जो हमारा यूट्रस है वो शांत हो जाएगा उससे, और स्त्राव भी बहुत बार रुक जाता है। रक्तस्राव जब बंद हो जाए, इससे रक्तस्राव भी बंद हो जाता है। अगर हल्का फुल्का है तो, बहुत ज्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग है तो नहीं रुकेगी। तो पट्टी को 4-4 या 6-6 घंटे के बाद में रखें। बाद में चारपाई पर 2-2, 3-3 दिन पड़े रहने की वजह से रोगिणी को पखाना ना मालूम हो तो ठंडे पानी का एनिमा उसे जरूर दे दें। अगर कॉन्स्टिपेशन जैसा फील हो गया है तो ठंडे पानी का एनिमा दे देंगे। जब गर्भपात रुकने की संभावना ना हो तो पेड़ों पर मिट्टी की गीली पट्टी दिन में कई बार देनी चाहिए। इससे गर्भपात में नाम मात्र में ही को ही तकलीफ होगी। ठीक है। अगर गर्भपात रुक नहीं पा रहा है तो ये वाली कंडीशन अगर कर देंगे तो अगर होगा भी मिसकरेज या अबॉर्शन, अबॉर्ट होगा तो जो रोगिणी है, मीन्स जो स्त्री है, उसको प्रॉब्लम कम होगी, दर्द कम होगा, तकलीफ कम होगा, इजीली हो जाएगा और शक्ति भी उसकी कम खर्च होगी। यदि बेहोशी और चक्कर आने की शिकायत लगे तो रोगिणी के शरीर, सिर और चेहरे को गीले कपड़े से बार बार पोंछते रहना चाहिए। कमजोरी की हालत में पैरों के पास गर्म पानी की बोतल या गर्म पानी में पैर रखवाएं। रोगिणी को गर्म कपड़े उड़ाने चाहिए और ऐसा प्रबंध करना चाहिए कि कपड़ा खून भीगा ना रहे। इससे लिए कपड़े को बदलते रहना चाहिए। यदि गर्भ गिर जाए तो उसके दूसरे दिन गुनगुना पानी का डूस जननेंद्रिय को साफ कर देना चाहिए। इसके बाद 2-3 दिन तक सिर्फ दूध पर ही रहना चाहिए। तत्पश्चात 4-5 दिन तक फल और दूध पर रहकर
तब साधारण और सादे भोजन पर आना चाहिए। ये जो बताया जाता है, ऐसा पहले हमेशा ही होता था। खाने पीने को दिया नहीं जाता था। अगर मिसकरेज है या डिलीवरी हुई है या कुछ भी है, तो खाने पीने को 6 दिन तक 5 दिन तक नहीं देते थे, और 3 दिन तो बिल्कुल भी नहीं देते थे। तो इसलिए ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। जो आजकल के बस डिलीवरी हो गई है, एबॉर्शन हो गया, इसको चाय पिला दो, बिस्किट दे दो, तो उस चाय और बिस्किट से क्या ताकत मिल रही है? केवल दूध पिलाइए उसको। और दूध, मिल्क, हमेशा कहा गया मिल्क इज ए कंप्लीट फूड। तो जो कंप्लीट फूड दे रहे हो, तो ऐसी चीज देने की क्या जरूरत है जिसके अंदर कोई न्यूट्रिशन नहीं है? बिस्किट में भी कुछ नहीं है और चाय के अंदर भी कुछ नहीं है, ठीक है। एक गर्म चीज आपने दे दी और खाने के लिए कुछ ऐसा दे दिया जिससे बस पेट भरा रहेगा, ताकत कुछ नहीं मिलेगी। बेटर है, उससे अच्छा है कि दूध दें हम उसको, है ना। तो दूध से उसे ताकत भी आएगी और जितने भी उसके शरीर में लॉसेस हुए होंगे वो फुलफिल हो जाएंगे। जिस स्त्री को बार बार गर्भपात होने की शिकायत हो, तो यह शिकायत भी नीचे दिए गए उपचार से दूर की जा सकती है। अगर बार बार किसी का गर्भपात हो रहा है तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट देना है, ये बता रहे हैं कि प्रथम 3 दिनों का उपवास, उसके बाद रसाहार और साथ में एनिमा का प्रयोग करना है। आरंभ में लगभग 2-3 सप्ताह तक गुनगुने पानी का कटी स्नान दिन में 2 बार, और यदि श्वेत प्रदर्भी की शिकायत हो तो गुनगुने पानी का डूज भी दें, ठीक है। यदि रोगिणियों को का पथ्य केवल फल और साग सब्जी ही होना चाहिए, और इन रोगिणियों का कि केवल फल और साग सब्जी ही देनी है इन्हें, और इसके सिवा कुछ नहीं देना है। ट्रीटमेंट बता रहे हैं, जिनका बार बार मिसकरेजेस हो जाते हैं उनको क्या देना है। 3 सप्ताह बाद पेड़ों पर गीली मिट्टी की पट्टी आध से 1 घंटे तक, आध घंटे मतलब आधा घंटा, हाफ एन आवर या फिर 1 घंटे तक सुबह, और 10 से 20 मिनट तक कटी स्नान या मेह स्नान प्रतिदिन सायंकाल लेना है। सप्ताह में 1 दिन पेड़ों का भाप स्नान और 1 दिन सूर्य स्नान लेना है। भाप स्नान भी लेना है और सूर्य स्नान भी लेना है। तो भाप स्नान पर्टिकुलर प्लेस पे भी होता है और पूरी बॉडी का भी होता है। और सूर्य स्नान मतलब धूप भी लेनी है हमें। सूर्य स्नान किस टाइम के 30 डिग्री से ऊपर नहीं जाना चाहिए सूरज, सन इससे ऊपर जाएगा तो फिर उसके बाद उसका कोई इतना फायदा नहीं होता है। तो धूप स्नान जब लेना है तो सुबह ही लेना है, एकदम सुबह जब उगता हुआ सूर्य होता है, तो उसके अंदर जो शक्ति होती है और वो जो किरणें होती हैं वो ज्यादा बेनिफिशियल होती है हमारे लिए। बाकी दिन में तो बहुत ज्यादा तेज, एक तो गर्मियों में तो धूप बहुत तेज है ही, सहन भी नहीं कर सकते हैं, टैनिंग भी हो जाएगी, और रेडियो ये जो हमारी अल्ट्रावायलेट रेज वगैरह है स्किन को खराब भी कर देती है। तो सुबह वाला सबसे बेस्ट होता है। सप्ताह में 1 दिन उपवास और एनिमा भोजन तथा सादा और सात्विक। सादा सात्विक भोजन खाना, मिर्च मसाले तेल नमकीन बाहर का कुछ नहीं। और 1 दिन हफ्ते में आपको उपवास भी करना है ताकि जो टॉक्सिन्स हैं वो रिमूव होते रहे, बॉडी डिटॉक्स होती रहे अच्छी तरह से। और एनिमा भी लेना है ताकि पेट की भी अंदर से सफाई होती रहे, कब्ज दस्त वगैरह ऐसी कोई भी प्रॉब्लम ना हो। गर्भस्राव में आसमानी बोतल के सूर्य तप्त जल को 50-50 ml हमको देना है। ग्राम दिन में 5 बार पिलाना है, और हरी बोतल का सूर्य तप्त जल को का फाया योनि में रखना है। इससे बड़ा ही लाभ होता है। गर्भपात में गहरी नीली बोतल का जल पिलाना चाहिए और हरी बोतल का जल का फाया योनि में रखना चाहिए। दोनों हालातों में हरी बोतल के सूर्य तप्त जल से भीगी कपड़े की पट्टी को 3 घंटे तक पेड़ों पर बांध कर रखना भी बहुत उपयोगी है। अब इसमें बता दिया है कि कैसा कैसा सूर्य तप्त जल पीना है और कौन सा योनि मार्ग में रखना है और किसकी पट्टी हमको बांधनी है, ठीक है। इन सब का उपयोग बता दिया है कि इन सब का क्या क्या फायदा है, और ये इसके ट्रीटमेंट में बहुत अच्छा काम करते हैं। अब सूर्य तप्त जल हम सोचते हैं कि क्या ही कर देगा, नहीं, पर बहुत करता है उसका। तो वो आप ज्यादा पी भी नहीं सकते हो, पी भी नहीं पाओगे उसको, उतना ही पी पाते हैं हम जितना उसके डोसेस होते हैं, ठीक है। क्योंकि वो दवाई की तरह काम करता है, चेंज हो जाती है उसकी एनर्जीज अंदर से, इवन टेस्ट भी हल्का सा चेंज हमें फील होता है। अब आ रहे हैं गर्भावस्था कालीन रोग के। गर्भावस्था के काल में कौन कौन से रोग हो सकते हैं, 6th हमारा अध्याय आ चुका है, ठीक है। गर्भावस्था से लेकर प्रसव होने तक के समय को गर्भावस्था काल कहा जाता है, तो सभी जानते हैं। यह प्राय 9 मास का होता है। इस अवधि में कुछ सामान्य लक्षण पाए जाते हैं जो कि प्राकृतिक परिवर्तन के कारण होते हैं। यदि ये लक्षण अधिक उग्र स्वभाव के न हुए तो इन्हें रोग नहीं कहा जाता है। अगर कोई भी चीज बहुत ज्यादा एक्सेसिव है तो ही वो रोग कही जाती है, अन्यथा वो सारी चीजें नॉर्मल में आती है। जैसे किसी को मॉर्निंग सिकनेस हो रही है, उल्टियां आना, उबकाई आना, चक्कर आना, जी घबराना, जी मचलाना, ये जो छोटी छोटी सी चीजें हैं, तो ये अगर थोड़ा बहुत है और शुरुआत में है तो वो ठीक है। पर अगर कोई भी चीज उग्र अवस्था में, मतलब बहुत एक्सेसिव है और बहुत ज्यादा हो रही है और वो खा नहीं पा रहे, पी नहीं पा रहे, सो नहीं पा रहे, ये सारी सिचुएशन है, तो इट मीन्स कि वो बीमारी के रूप में, उसे गर्भावस्था कालीन रोग कहा जाता है, ठीक है।
ये सामान्यतः हानिकारक नहीं होते, पर कई बार अधिक वैकारिक और लक्षण घातक हो जाते हैं। सामान्य रूप से वमन गर्भावस्था के प्रारंभिक महीनों में यह अत्यंत सामान्य विकार है। ठीक है, जो सामान्य रूप से 80% स्त्रियों की गर्भावस्था में प्रारंभिक दिनों में मिलता है। अधिकतर रिकॉग्नाइज इससे कर पाते हैं कि हमें बार बार उबकाइयां आ रही हैं, वमन आ रहा है, तो वॉमिटिंग प्रॉपरली नहीं हो पाती, पर नौजिया की फीलिंग रहती है और उबकाइयां आती रहती हैं। ठीक है, जो प्रथम 3 माह में होता है और इसमें उत्क्लेश बार बार मितली आना है तथा अल्प मात्रा में वमन होता है, जो गर्भ स्थिति की सही जानकारी देना है। इसलिए यह स्वाभाविक माना जाता है। मितली एवं उल्टी के लक्षण लगभग 14वें दिन तक समाप्त हो जाते हैं, परंतु अगर कभी कभी ये लक्षण बहुत कष्टप्रद भी होते हैं, जिसमें अधिक मात्रा में और बार बार गर्भिणी को वमन होने लगता है, जिसे अतिवमन या फिर हाइपर इमेशियस गैब्रिडेरियम कहते हैं। इसमें स्त्री अत्यधिक वमन के कारण दुर्बल और कृशकाय हो जाती है, निर्जलीकरण हो जाता है और उपापच की क्रिया असंतुलित हो जाती है। इसमें स्त्री के कुछ भी खाने पर उल्टी हो जाती है और कई बार तो पानी भी नहीं पचता है। यदि स्थिति गंभीर हो और वमन अधिक हो रहा हो तो चिकित्सक की राय लेनी ही चाहिए। किसी किसी को होता है ऐसा कि बहुत ज्यादा वॉमिटिंग होती है, कुछ भी नहीं खा पाते हैं, कुछ भी नहीं, इवन पानी भी, हम कहते हैं ना पानी भी इसके पेट में नहीं रुक रहा है, तो क्या होता है डिहाइड्रेशन हो जाता है बॉडी में और कंडीशन बहुत खराब हो जाती है। और कई बार क्या होता है कि कुछ खा ही नहीं पाती और खाती है तो तुरंत वॉमिट हो जाता है, तो फिर क्या होता है उससे वीकनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो उसमें फिर बहुत कंडीशन खराब हो जाती है। एक तो बार बार उल्टी होने से एबॉर्शन का भी खतरा बढ़ जाता है। क्या होता है कि प्रेशर बहुत क्रिएट होता है, पेन होता है, खा भी नहीं पा रहे हैं, वीकनेस भी आ गई और आपका डिहाइड्रेशन भी हो गया बॉडी में, तो ये सारी चीजें, वीकनेस भी तो एक कारण है ना, उसका भी पढ़ा हमने, तो ये सारी चीजें हो जाती है। इसलिए इसको हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए अगर बढ़ रहा है वमन तो। ठीक है, इसे ध्यान रखने वो बात यह कि प्रारंभिक और सामान्य रूप से होने वाला वमन और मितली, जैसे कि मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं, यदि वह ये अवस्था हो तो विशेषकर उपचार की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर ये लक्षण उग्र रूप में है तथा बहुत अधिक है तो उपचार करवा ही लेना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम आ जाती है। सामान्य वमन प्रातःकाल नाश्ता करने बिस्किट चाय आदि लेने से शांत हो जाता है। इसके अतिरिक्त स्त्री को ग्लूकोज लेते रहना चाहिए, बिना पानी के सूखा ही थोड़ा थोड़ा लेते रहने से भी लाभ मिलता है। ग्लूकोज लेते हैं तो ग्लूकोज से क्या होता है कि डायरेक्ट जाकर बॉडी के अंदर वो एनर्जी दे देता है, क्योंकि हमारे खाने का भी तो सब ग्लूकोज ही बनता है लास्ट प्रोडक्ट, तो वो ग्लूकोज वैसे बनेगा कुछ खाने पीने से, उससे अच्छा है कि जैसे ही वो ग्लूकोज मुंह में डालेगी तुरंत बॉडी के अंदर पहुंच जाएगा, तो सेलुलर लेवल पे एनर्जी मिल जाएगी उसको। तो तुरंत ग्लूकोज लेते रहते हैं ना, जब थोड़ा थोड़ा चाहे पीते रहो और चाहे ऐसे ही सूखा भी लेते रहो 1 चम्मच भी, तो भी बहुत लाभ मिलता है। और एकदम खाली पेट रहने से भी मॉर्निंग सिकनेस बढ़ जाती है, मॉर्निंग सिकनेस जाके नौजिया में कन्वर्ट हो जाती है ना, नौजिया और वॉमिटिंग में। तो भूखे मत रहो, उठ गए हो तो थोड़ा थोड़ा करके खाते पीते रहना चाहिए। वॉमिटिंग का जिनको डर लगता है थोड़ा, वो नींबू पानी ले सकते हैं, वो संतरे का जूस ले सकते हैं, वो नारियल ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं, मतलब हल्का भी है, सुपाच्य भी है और ताकतवर भी है, तो ऐसी चीजें वो ले सकते हैं। लौंग को तवे पर भूनकर पानी में घिसकर पीने से भी वॉमिटिंग तुरंत रुक जाती है, ये तो मेरा आजमाया हुआ है, तुरंत उससे वॉमिटिंग रुक जाती है इससे। तो ये भी ले सकते हैं हम। ठीक है, और तीव्र रूप का वमन होने पर जब कई बार पानी भी नहीं पचता तो शीतल जल बर्फ का टुकड़ा चूसने पर या फिर चावल का मांड लेने से भी लाभ होता है। हाँ, ये बर्फ का टुकड़े वाला तो वेल नोन है, सब लोग जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं कि अगर आपने बर्फ का टुकड़ा चूसा धीरे धीरे तो तुरंत आराम मिल जाता है। इसमें स्वयं बिना चिकित्सक की सलाह के कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भी गायनी वाली देख रही हैं उनके पास तुरंत ले जाओ, क्या कंडीशन है आप नहीं जानते हैं, इसलिए अगर थोड़ी बहुत चीजें हैं तो उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए, नहीं तो अगर सिचुएशन बिगड़ रही है तो बेटर यही है कि तुरंत लेके हॉस्पिटल भागो। ठीक है, मूत्र प्रवृत्ति की अधिकता, अगर बार बार टॉयलेट आ रहा है तो ये तो वैसे तो नॉर्मल होता है, प्रारंभिक कुछ सप्ताहों तक बार बार मूत्र त्याग करना पड़ता है, पर गर्भयुक्त गर्भाशय जब बड़ा होने लगता है तो भी जो क्या होता है कि प्रेशर आता है यूरिथ्रा के ऊपर, तो प्रेशर आता है तो बार बार ऐसा फील भी होता है और आता भी है, टॉयलेट बार बार के जाना ही पड़ता है। साथ ही गर्भाशय का पश्चादावर्तन भी इसका कारण होता है। इसी तरह गर्भावस्था के अंतिम दिनों में भी होता है ये, और कई बार मूत्र अवरोध भी हो जाता है। इस अवस्था में बार बार मूत्र प्रवृत्ति हो तो स्त्री की मूत्र परीक्षा कराना आवश्यक है, तो यूरिन टेस्ट करवा लेते हैं। एल्ब्यूमिन टेस्ट करा लेना चाहिए, इसके निदान में सहायता मिलती है और कारण भी स्पष्ट हो जाता है। जब
इसका टेस्ट करते हैं प्रेग्नेंट लेडी का, तो वही देखते हैं कि शुगर एल्बुमिन कितना आ रहा है उसके अंदर। यह विशेष कष्ट न हो तो औषधि और उपचार की आवश्यकता नहीं पड़ती है इसमें। यदि स्थिति गंभीर हो तो ही चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए। वैसे अधिकतर गंभीर होती नहीं है, पर अगर किसी को इन रेयर केस होती है तो जरूर डॉक्टर से मिलना चाहिए। विबंध या मलावरोध, जिन स्थितियों में लाशय की प्रक्रिया सामान्यतः ठीक नहीं होती है, मतलब जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है, आईबीएस रहता है, दस्त वगैरह ज्यादा होते हैं, तो उनमें ये विबंध हो जाता है। परंतु सामान्य रूप से मिलने वाला विबंध गर्भाशय के दबाव के कारण ही होता है। और कब्ज रहने पर कई बार मल सूखा और कड़ा और अल्प मात्रा में होता है, खुलकर दस्त नहीं आते हैं, तो आलस्य आता है और भूख भी नहीं लगती है। तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होनी चाहिए। ऐसा आप आहार विहार लो और थोड़ा बहुत वॉक भी करो। आहार विहार के अंदर हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, साग सब्जियां हैं, फल फ्रूट हैं। जितना फाइबर ज्यादा लेंगे उतना ही पेट अच्छे से साफ होगा। दूध पीना है तो उनसे पेट साफ रहता है। इन सामान्य लक्षणों को आहार विहार से ठीक कर लिया जाता है। देखो मैंने बता ही दिया पहले ही। भोजन में स्नेह और तरल द्रव्य की अधिकता होनी चाहिए। ऐसा सूखा सूखा खाना नहीं खाना चाहिए। सूखा खाने के अंदर क्या आ गया, जैसे ये बर्गर हैं, पिज्जाज हैं, सैंडविच हैं, ब्रेड्स हैं, ये सारी चीजें खुश्क खाने के अंदर आती है। सूखा भोजन होता है। स्नेहन भोजन के अंदर होता है कि जो हम तेल घी के अंदर तड़का लगा के, हल्का तड़का लगा करके जो दाल बना रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, दाल के अंदर घी डाल के और हम लोग देते हैं जो गर्भिणी होती है उसको, तो वो स्नेहन होता है, चिकना होता है। उससे क्या होता है, घी अगर हम लेते हैं तो अंदर से इंटेस्टाइन भी क्लीन होती रहती है, बाउल्स क्लियर होते रहते हैं। बाउल्स क्लियर होते रहते हैं तो कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम नहीं होती है और अंदर से आंतों की भी सफाई होती रहती है। इसलिए घी वैसे भी दिया जाता है और फायदेमंद होता है ये। अधिक तली भुनी चीजें भी नहीं लेनी चाहिए। शुद्ध घी समुचित मात्रा में लेना चाहिए। देखो मैंने पहले ही बता दिया है, हरी पत्ते वाली सब्जियां और मौसमी फल और साय का भ्रमण, यह सब विकार दूर हो जाते हैं इन सब चीजों से। पहले बता दिया मैंने इन सब चीजों को आपको। और गर्भिणी स्त्री को रेचक औषधि द्रव्य न दें तथा रेचक औषधि ये क्या होता है, अब ये है कि ये जो हम विरेचन करवाते हैं ना, तो विरेचन की औषधियां दी जाती हैं कि पेट क्लियर हो जाए, विरेचन हो जाए, तो वो गर्भिणी को नहीं देते हैं हम। जो प्रेग्नेंट लेडी होती है ना, उसका कभी विरेचन नहीं किया जाता, क्योंकि उससे क्या होता है कि फिर वो गर्भपात की सिचुएशन ऑकर हो जाती है, इसलिए उसको नहीं देना है ये सब चीजें। और चिकित्सकीय परामर्श के बिना कोई औषधि भी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि आजकल तो वैसे ही ताकत है नहीं, प्रेग्नेंट हो जाती है तो वैसे ही परेशानी हो जाती है उन लोगों के लिए। अभक्ष्य पदार्थ खाने की जो इच्छा है, अब ये तो मैंने पहले कह दिया कि उल्टा सीधा खाएंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। तो अभक्ष्य का भक्षण तो करते ही क्यों है, कभी खा लिया, मैं सोचती हूँ चलो महीने में एक बार खा लिया तो एक अलग बात है, पर वो लोग कि भाई हमें तो घर का खाना नहीं अच्छा लग रहा, चलो कुछ बाहर खाते हैं, चलो कुछ बाहर खाते हैं। तो चलो कुछ बाहर खाने के चक्कर में बच्चा भी इतना सा पैदा होता है, पैदा होते ही इंक्यूबेटर में चला जाता है, फिर वो बेचारा 1 महीने 15 दिन 8 दिन रहता है, फिर वो घर आता है, माँ का दूध पीता है, तो फिर उसे क्या बोलते हैं, जॉइंटिस हो जाता है। तो वो ऐसे काम क्यों कर रहे हो, उनको बेचारों को खाना पीना अच्छा खिला दो, नारियल पानी पिलाओ, जूस खिलाओ, जूस पिलाओ, नारियल खिलाओ, फ्रूट्स खिलाओ, मेवे खिलाओ, घी पिलाओ, घी दो, शुद्ध घी दो, और देखिए ड्राई फ्रूट्स खिला दो, अच्छा हलवा अपने घर बना के खिला दो। इतने तरह के व्यंजन है हमारे यहाँ तो कि बनाओ, तो चाट पकौड़े में भी हमारे यहाँ कोई कसर नहीं है और मीठे मिष्ठान में भी कोई कसर नहीं है। तो फिर क्यों ऐसी चीज खानी जो अभक्ष्य का भक्षण करके बच्चे के लिए और खुद के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करो। तो बेटर है कि ये सारी चीजें खाने से अच्छा है कि अच्छा खाना खाओ अपने घर का, खुद भी अच्छा बनाओ, ताकि बच्चे के अंदर भी अच्छी प्रवृत्ति आए। अब सिखाते हम कहाँ से, पता है हम क्या कहते हैं कि हमारा बच्चा है ये बहुत छोटा है, हमने तो कुछ खाना ऐसे ऐसे सिखाया नहीं, पर ये ऐसी चीजें तो खा लेता है, पर खाना नहीं, रोटी नहीं खाना चाहता है। भाई जब वो पेट में था तो उसे खिलाया था क्या, वो तो उसी दिन से सीख रहा है जिस दिन से वो पेट में था। जब से आप गर्भिणी हुई तब से वो आपकी आंखों से देख रहा है, आपके कानों से सुन रहा है और आपके स्वाद से स्वाद ले रहा है, तो सीख तो गया ना वो सब कुछ। फिर आप कैसे खिला दोगे। मेरे से तो जो कोई कहता है, मैं पता नहीं कैसे मेरे बच्चे तो रोटी सब्जी दूध खाना सब खाते हैं, कैसे नहीं खाते किसी के, क्योंकि हम लोग खाते हैं। आप जो खाओगे, जैसा एनवायरमेंट रखोगे, जो पढ़ोगे, जो सुनोगे, जो देखोगे, वो ही सारे विचार आएंगे बच्चे के अंदर। अब एक स्टोरी सुनाती हूँ आज मैं। एक लेडी आई और बड़ी सुंदर थी, खुद गोरी थी, और उसका जो हस्बैंड था वो भी अच्छा था। मतलब कोई भी दोनों में से ऐसा नहीं था कि हम ये कह सकें कि बच्चा किस पे चला गया। और उसका बच्चा जो था वो मतलब सांवला भी कहना गलत होगा, उसका कलर इतना डार्क था। तो अब वो ये बोलती है कि बताइए ये बच्चा मेरा चेंज हो गया, ये मेरा बच्चा तो नहीं है। उसने बड़ा हड़कंप मचाया
बहुत तांडव रचा है कि ये बच्चा मेरा नहीं है, इन्होंने बच्चा बदल दिया है। डीएनए टेस्ट हुआ तो पता चला बच्चा इन्हीं का है, क्योंकि उसने इतनी उसके अंदर हॉस्पिटल में तबाही मचा दी कि उनको टेस्ट करना पड़ा, तो बच्चा उसका निकला तो उसे लेके आना पड़ा। अब वो जब मेरे पास आती तो वो मेंटली लेवल पे इतनी डिस्टर्ब हो गई, उसको जो बोलते हैं हम पोस्ट प्रेगनेंसी वाला जो ट्रॉमा था वो क्रिएट हो गया, और ये सारी सिचुएशन उसके साथ हो गई। वो बच्चे को बिल्कुल नहीं देखती, बोलती ये बच्चा मेरा है ही नहीं, तो बताओ ये हुआ कैसा। तो मैंने कहा चलो भाई देखते हैं। सब कुछ देखा, ऐसा कुछ भी नहीं था कि इसके कारण हो या उनके घर में भी कोई ऐसा हो। आगे पीछे सारी मैंने उनकी हिस्ट्री ले ली। फिर मैंने कहा एक बार आप अपने घर ले चलो। जब उनके कमरे में गए तो उन्होंने एक ऐसी ब्लैक कलर का वॉल पे ऐसी वो थी तस्वीर जिसका कोई अस्तित्व नहीं, वो लकीरें वकीरें खींची हुई जो उल्टी सीधी होती हैं ब्लैक ब्लैक कलर की, जिनमें खामखा के स्ट्रोक्स मारे हुए होते हैं। पता नहीं कैसी मॉडर्न आर्ट होती है। मैंने कहा ये क्यों लगाया था आपने, और वो बेड के बिल्कुल जस्ट सामने था। बोले ये अच्छा लगता है, मॉडर्न आर्ट है। तो जब ऐसा मॉडर्न आर्ट आप दिन रात देख रही हो, बेड पे ही लेटी हुई हो, तो फिर वही मॉडर्न आर्ट पैदा भी तो होएगा ना। तो कहाँ जाएगा मॉडर्न आर्ट, है ना। हमारे यहाँ बोलते हैं बहुत अच्छा, थैंक यू मैम, बहुत अच्छा। ये क्या है कि हम इतनी गलत चीजें लगा लेते हैं, इतनी गलत चीजें देख लेते हैं कि फिर हम कहते हैं कि ऐसा कैसे हो गया। तो उस टाइम पे मुझे हंसी भी आई और दुख भी हुआ। मैंने कहा अगर आपने भगवान कृष्ण का फोटो लगाया होता जो सबसे सुंदर बाल रूप है, तो आपका बच्चा बहुत सुंदर होता। अब ये आपने लगाया है, ये आपकी गलती है, यहाँ से चीजें आई हैं। क्योंकि जो चीज माँ देख रही होती है, खा रही होती है, सुन रही होती है, और जो फील कर रही होती है, वही सब बच्चे को मिलता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हम देख लेते हैं अपने महाभारत के अंदर ही है। जो अर्जुन के पुत्र थे, उन्होंने अभिमन्यु ने कैसे सीखा, क्योंकि उन्हें सिखाया तो नहीं किसी ने, उनकी माँ ही सुन रही थी, अर्जुन ही उन्हें सुना रहे थे। और उन्होंने अंदर घुसने का रास्ता जब तक सुनाया तब तक माँ जगी हुई थी, और जब वो बाहर भेद के आने का, बाहर आने का रास्ता बता रहे हैं तब वो सो चुकी थी। तो उसने उतना ही सुना बच्चे ने जब तक माँ ने सुना, जब माँ सो गई तो उन्होंने सुना नहीं। तो ये कहने का मीन्स ये है कि ये सब केवल मिथ्स और स्टोरीज नहीं है। आपको ये चीज बहुत ज्यादा ध्यान रखने की है, और ये जागरूकता लाने की चीज है कि आपको क्या देखना है, आपको क्या खाना है, आप क्या चीज। केवल फूड का ही इंटेक नहीं होता है, विचारों का इंटेक होता है। आप जो आंखों से देख रहे हो उसका हो रहा है, आप जो कानों से सुन रहे हो उसका हो रहा है, और जो आप महसूस कर रहे हो उसका भी इंटेक हो रहा है। तो हर चीज तो जा रही है ना अंदर। आप माइंड में कोई पिक्चर भी बना रहे हो ना, तो उस पिक्चर को कोई और तो नहीं देख पा रहा, पर आपका बच्चा देख पाता है, क्योंकि वो आपकी आंखों से देख रहा है, और आपकी आंखें तो देख रही हैं उसको, है ना। चाहे आंख बंद करके है, चाहे आंख खोल के है, पर जो पिक्चर आप देख रहे हो वही आपका बच्चा देख रहा है। इवन जो स्वप्न माँ देखती है वही स्वप्न बच्चा भी देखता है। इसलिए कहते हैं कि सोने से पहले भगवान का नाम का जाप करके सो, या इस तरह से बोल के सो, या सिरहाने ये चीज रख के सो, डर नहीं लगेगा, ये सारी चीजें होंगी। तो क्यों डर जाती हैं औरतें अधिकतर, कि वो कुछ ऐसी चीजें देख लेती हैं, फिर उसका प्रभाव बच्चे पे होता है। जब बच्चे के अंदर से रिएक्शंस आते हैं, आपके अंदर भी आते हैं, फिर आप उसको रिएक्ट करते हो। तो इन सब चीजों का बहुत प्रभाव होता है। हम समझते नहीं है और मानते नहीं है, बल्कि आजकल साइंटिफिकली ये सब चीजें प्रूवन है। इतने रिसर्चेस इसके ऊपर हो रहे हैं। अगर हम खुद भी महसूस करें तो इन सब चीजों को महसूस कर सकते हैं कि जो भी कुछ आपकी सिचुएशन रही होगी, जो भी कुछ भाव रहे होंगे, आप उस टाइम की चीजों को बच्चे के अंदर देख सकते हो। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा आपको हर चीज विजुअलाइज हो जाएगी। इसलिए हम कहते हैं ना कि एक सुसंतति को गढ़ना माँ बाप का ही काम है। तो गढ़ना कैसे है उसको, आप बना थोड़ा रहे हो कि कोई घरौंदा बना रहे हो, पर फिर भी आप बना रहे हो। कैसे बना रहे हो? अपने संस्कारों से, अपने आचार विचार से, अपने खाने पीने से, अपने रहन सहन से, अपने देखने सुनने की प्रवृत्ति से, और अपने सोचने की प्रवृत्ति से, कि आप क्या सोच रहे हो, आप क्या खा रहे हो, वो ही आपका बालक बनेगा। सुसंतति आप तभी गढ़ सकते हैं। हम कहते हैं बच्चा बहुत खराब है, बच्चा खराब है, उसमें बच्चे का रोल ज्यादा नहीं है, आपका रोल ज्यादा है, ठीक है ना। हाँ, कोई कोई आत्मा कह सकते हैं हम कि कोई वैसी आत्मा आ गई भाई, कोई बहुत ही पुराने जमाने की कुछ वैसी आत्मा रही होगी वो आ गई, तो कोई बहुत रेयर केसेस। बाकी हम ये सब चीजें चेंज कर सकते हैं। जब बच्चा गर्भ में, आप तप कर रहे हैं, आप पूजा कर रहे हैं, आप पाठ कर रहे हैं, आप अच्छा खा रहे पी रहे हैं, तो कैसे उसके ऊपर असर नहीं पड़ेगा? क्योंकि उसको तो कुछ नहीं पता, वो तो केवल एक मांस का पिंड है। जो आप भर दोगे वो उसके अंदर भर जाएगा। जो आप भरवाना चाहोगे, जो आप दिखा रहे हो उसको, आप अगर मूवीज देखना चाह रहे हो तो वो मूवी एडिक्ट हो जाएगा, आप कार्टून देखना चाह रहे हो तो कार्टून एडिक्ट हो जाएगा, आप बाहर का खा रहे पी रहे हो तो वो उसी का एडिक्ट हो जाएगा, आप कोक जूस पी रहे हो तो वो उसका हो जाएगा।
इवन ये कोक वाला तो मैं आपको बताती हूँ, मेरी खुद की एक आंटी जी थी, हमारे यहाँ रहती थी, रेंट पे रहती थी। तब मैं पढ़ रही थी, सेकंड ईयर में होंगी, तो मैं इस बात को इतना तब नहीं मानती थी। मैं भी नहीं मानती थी, कुछ टाइम ऐसा था, एक टाइम कि मैं नहीं मानती थी इन सब चीजों को, अब तो बहुत ज्यादा मानती हूँ। तो वो हमेशा क्या करती थी, कोल्ड ड्रिंक्स पीती थी। पेट में जलन हो रही है, गैस बन रही है, कोल्ड ड्रिंक पीनी है, कोल्ड ड्रिंक पीनी है। बस उनका बहाना होता था बच्चे के बाल आने लग गए, 7वां महीना है, तो मेरी छाती में बहुत जलन होता है। अब वो होता है हाइपर एसिडिटी से, कि खाना पच नहीं रहा है आपका, और आप बहाना कुछ और लेके बार बार कोल्ड ड्रिंक, क्या उस चीज को शांत कर देगी? पर वो कुछ ऐसा खाना खाती, वो कुछ ऐसी दवाई खाती, तो वो प्रॉब्लम जाती। और वो दिन भर कोल्ड ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक पीती रहती। इतना सुंदर बच्चा पैदा हुआ, पर जो उसकी स्किन थी वो ऐसी थी कि जब उसका ऐसे टच किया गया ना, तो ये स्किन उसकी उतर गई थी, ऐसे हट रही थी बोन्स के ऊपर से स्किन। तो वो बच्चा सिर्फ एक बार रोया और खत्म। 9 महीने का बच्चा अच्छे से पैदा हुआ, घर में पैदा हुआ, और वो चीज मैंने देखी। और उस दिन के बाद मुझे बहुत ज्यादा इस बात पे बिलीव हुआ। उससे पहले नहीं मानती थी मैं, तब तो सेकंड ईयर में थी, बिल्कुल नहीं मानती थी। पर मैंने जब देखा कि सच में इसका क्या है, फिर उन्होंने सोचा बच जाएगा बच्चा, लेके चलते हैं हॉस्पिटल, ये सब करते हैं, वो है, तो ले भी गए। फिर क्या होता है, खत्म होने के बाद थोड़ा ना कुछ होता। जब सांस ही नहीं आई, मना करा सब लोगों ने, मत लेके जाओ, नहीं माने, वो लोग ले गए। बेटा था एक्चुअली उनका, वो पैदा हुआ था वो, और उनको बहुत उससे लगाव भी हो गया। होता ही है 9 महीने का माँ बाप का तो उससे, बच्चे से। पर उन्होंने कहा कि आप क्या ऐसा खाना पीना लेती थी जिसके कारण इसकी स्किन इतनी गल गई, जबकि खाना पीना डायरेक्ट यूट्रस में थोड़ा जा रहा है, हमारे खून के थ्रू ही जा रहा है ना। पर इतना आपने खून इतना एसिडिक कर लिया कि वो पूरा बच्चा फूल गया था, वो कैसे भी नहीं बच सकता था। तो ये सब बातें सिर्फ मैं इसलिए बताती हूँ कि खान पान का इतना विशेष असर होता है। मैंने सिर्फ एक्सपीरियंस से ज्यादा सीखा है, पढ़ने से ज्यादा मैंने एक्सपीरियंस से सीखा है कि आप अपने आंख नाक कान खुले रखो, आपको इतनी सारी चीजें देखने के लिए मिलेंगी और सीखने के लिए मिलेंगी। अब आज का जो मेरा कैलेंडर के ऊपर लिखा हुआ है ना, वो क्या लिखा हुआ है देखो, आप सबको पढ़वाते हैं। ये देखिए क्या लिखा है इस पे, कि जो दूसरे की गलतियों से सीख जाते हैं ना, तो वो अपनी हानि को बचा लेते हैं। कितनी अच्छी बात है ये, है ना? तो अगर आप अपने किसी और की गलती से सीख गए ना, तो आपकी हानि नहीं होती है। पर अगर आप अपनी ही गलती से सीखते हो तो अपना नुकसान भी होता है, टाइम भी वेस्ट होता है, पैसा भी वेस्ट होता है, और फिर इमोशनली तो बहुत कुछ वेस्ट होता है। इसलिए आंख कान खुले रख के ये सारे एक्सपीरियंस भी बटोरने चाहिए कि क्या चीज से क्या हो सकता है। इसलिए जो ये गर्भिणी वाला है ना, कि ये करना चाहिए, ये खाने से ये होता है, ये पीने से, ये सच है बिल्कुल। या अभक्ष्य वाला जो भक्षण है ना, अभक्ष्य पदार्थ खाने की इच्छा, इस पे मैं क्यों रुक गई, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, समझ नहीं पाते हैं हम इसको। पर सचमुच में ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इसके ऊपर आपके बच्चे के जीवन और आपका जीवन, क्योंकि जो हमारी प्रेगनेंसी होती है, जिस टाइम डिलीवरी होती है, तो कहते हैं कि माता को दूसरा जन्म मिलता है। हमको भी द्विजा कहा जाता है। हमें क्यों द्विज कहा जाता है? द्विज मीन्स जो 2 बार जन्म लेते हैं। एक तो ब्राह्मण द्विज होता है, एक हमारा जो पक्षी होता है वो द्विज होता है, मतलब पहले अंडे के रूप में जन्म लेता है, फिर वो फूटता है, फिर दोबारा जन्म लेता है। ब्राह्मण को भी द्विज कहा जाता है कि वो जब जनेऊ धारण करते हैं द्विज बन जाते हैं, ठीक है। और हमको भी कहा जाता है हर औरत को, क्यों? क्योंकि वो जब माँ बनती है तो वो फिर दोबारा जन्म लेती है, क्योंकि वो एक इतना असहनीय कष्ट के बाद में दोबारा जीवन मिलना बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। और जो जितनी डेथ्स वगैरह हो जाती हैं, जो अनकॉमन बहुत सारी चीजें हैं, बीमारियां और ये सब चीजें आ जाती है ना, तो एक स्वस्थ जच्चा बच्चा तब कब हो सकता है, जब ये जो अभक्ष्य पदार्थों के भक्षण की इच्छा है ये खत्म कर दी जाए। उसको आप बहुत सारे रूप में खत्म कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप केवल वो ही खाओ जो खाने की आपकी इच्छा थी, पर उसका अल्टरनेटिव बहुत कुछ ऐसा है कि वो दिखे भी वैसा, आप उसको उस वे में भी बना सकते हो और उसको खा सकते हो, वो उससे ज्यादा टेस्टी होगा शायद। तो इन सब चीजों को अगर आप इस तरीके से बना के ऐसे यूज कर रहे हैं ना, तो हम ये हो जो होने वाले, जो गर्भावस्था में होने वाली बहुत सारी बीमारियां हैं, उनको रोक सकते हैं, अपने बच्चे को स्वस्थ रख सकते हैं, खुद को स्वस्थ रख सकते हैं और डिलीवरी को स्वस्थ रख सकते हैं। और जो पोस्टपार्टम वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है ना, कि बच्चे के होने के बाद दूध नहीं आ रहा या बच्चे को फीड नहीं करा पा रहे, या ये सारी परेशानी, तो क्यों आती है? खाया ही आपने ऐसा है, दूध आएगा कहाँ से? मेमोरी ग्लैंड कैसे काम करेगी? आपके अंदर शरीर में कुछ होना भी तो चाहिए ना, दूध आएगा कैसे? पहले के जमाने में क्या करते थे, अगर दूध नहीं आया तो भाई, हाँ, जो सास ससुर होते बोलते थे, एक गाय तेरे लिए है, दूध पी और बच्चे को पिला। वो जब पीती थी 8-10 दिन दूध, उसके बाद में खुद उसको दूध आ जाता था। तो मेमोरी ग्लैंड एक्टिवेट हो गई दूध से, क्योंकि उसको पोषण इतना मिल गया।
अब तो आप दूध भी नहीं पिला रहे हो तो आजकल ब्रेस्ट कैंसर्स के कारण क्यों बढ़ गए? क्योंकि हम पिला ही नहीं रहे दूध, खुद अपना सप्रेस कर दिया। जब सप्रेस कर दिया तो फिर आपको तो ब्रेस्ट का जो फर्स्ट मिल्क होता है वो बच्चे के लिए इतना ज्यादा जरूरी होता है कि उसको रोग निरोधक शक्ति ही उससे मिलती है, और वो हम दे नहीं रहे उसको। जो पीला गाढ़ा दूध होता है 2 दिन का 3 दिन तक, तो वो एक तो सबसे पहला वाला पीला वाला दूध उसको देना चाहिए, प्लस ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए। माँ के लिए भी अच्छा है, बच्चे के लिए भी अच्छा है। उससे ज्यादा अच्छा पोषण कुछ भी नहीं होता है। तो ये सब मैंने आपको इतना शॉर्ट में समझा दिया है कि इनसे अगर आप सचमुच में अगर ये हम करते हैं ना, तो इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जो हमारे को नुकसानदेह हो सकती है। इसमें उदावर्त वगैरह के लक्षण जैसे मल अवरोध का है, कब्ज का है, ये जो हमारा खाना पीना है, अभक्ष्य की जो हमारी इच्छा है, ये सब कुछ हम ना खाएं। अब देखो इसमें इच्छा क्या है, चौक, मिट्टी, बत्ती, राख, पकी हुई कच्ची मिट्टी, कुल्हड़, ये सब खाने की इच्छा करना। अब ये खाने की इच्छा कभी कैल्शियम डेफिशिएंसी हो रही है, अरे दूध पी लो, कैल्शियम खा लो, अपने आप ही ये सारी चीजें खाने की कभी इच्छा नहीं होगी आपको, क्योंकि शरीर में उस चीज की कमी है। अगर कमी आ रही है तो ये चीज खाने की इच्छा होगी, बाकी नहीं होगी आपको। हर एक को नहीं होती है ये कार्विंग्स। तो अभक्ष्य का भक्षण नहीं करना है। और देखो इसमें लिख रखा है असर शिशु को पड़ता है, और परंतु अखाद्य पदार्थ खाने की इच्छा का विरोध आवश्यक है। आपको इच्छा तो होगी पर उसका विरोध करना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो गर्भस्थ शिशु और माँ दोनों पर असर पड़ता है। तो ये चीजें कभी नहीं खानी है। और इस आदत को छुड़ाने के लिए देखो लिख भी रखा है, कैल्शियम की गोलियां चूसने को देनी चाहिए। कैल्शियम डेफिशिएंसी हो जाती है तब ये सब चीजें खाने की इच्छा होती है। नींबू, संतरा, मौसमी अगर चूसने को दे दो, लौंग, इलायची, किशमिश दे दो। इलायची चूस रहे हो, आपकी इच्छा ही नहीं होगी बिल्कुल भी इन सब चीजों की। किशमिश दे दो, इच्छा नहीं होगी। और ये सब गोलियां बहुत असरदार हैं, ये सारी चीजें। तो इससे बच्चे को भी बहुत लाभ मिलता है। अब ये आगे है उदावर्तन, इसके अंदर भी यही है आपका कि आपका जब मल अवरोध हो जाता है तो उसमें कैसे करना है। 8वें मास वगैरह में ज्यादा होती प्रॉब्लम, तो उसमें किस तरीके का खान पान देना है, उसी चीज से ये सारी चीजें सुधर जाती हैं। मृदु रेचक औषधि को डॉक्टर के परामर्श के अंदर ही देते हैं। मृदु मतलब बहुत हल्का सा विरेचन, जिससे इजीली कॉन्स्टिपेशन निकल जाए, ठीक है ना। बाकी जो ये इसके आगे वाला फिर हम कल नहीं पढ़ेंगे, अब तो मंडे को ही हमारी क्लास होगी। जो छठा पॉइंट है ना वो मंडे को लेंगे, ठीक है। हाँ, क्योंकि लंबा है अभी ये, इसके बाद मानसूल और ये सारी चीजें, टाइम तो है ही नहीं, 6 बज चुके हैं। तो आप सब लोग एक बार पढ़ लेना, कुछ नहीं समझ में आए तो बताना मेरे को। षष्ठम अध्याय भी हमारा लगभग ये सारा हो ही गया है। इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत बहुत सिंपल है, बस समझने की जरूरत है, ठीक है ना। चलिए टाइम हो गया, प्लीज करवा दो क्लास।